हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड लेसन शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर ऐसे पदार्थों को जो एक जैसी प्रकृति वाले रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कणों का इस्तेमाल किया जाता है, या कह सकते हैं जो केवल एक ही पदार्थ के एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट आता है अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर। ऐसे पदार्थों को जो एक से अधिक प्रकार के अणु या कणों से मिलकर बने होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो सीधी सी बात है, प्योर मैटर कौन से हो गए? ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के रासायनिक कणों का इस्तेमाल होता है, और अशुद्ध पदार्थ जिसमें एक से अधिक प्रकार के कणों या अणु का इस्तेमाल होता है, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है ये पदार्थ या द्रव्य जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। सबसे पहले बात करते हैं तत्व की। तत्व यानी के एलिमेंट। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन भी यही है कि एक ही प्रकार के कणों से निर्मित है। और यहां पे भी वही बात है, तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और न ही बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि है लोहा Fe, कॉपर Cu, मरकरी Hg आदि। नेक्स्ट आता है हमारे पास यौगिक यानी के कंपाउंड। यौगिक कंपाउंड। कंपाउंड वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। मतलब यौगिक बनाने के लिए हमें दो या दो से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनको एक निश्चित अनुपात में हम संयोग कराते हैं। और संयोग होने के बाद जो नया तत्व बनता है, यानी जिसे यौगिक कहते हैं, उसके गुण इन दोनों के गुणों से अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम 2 और 1 के अनुपात में मिलाकर हम जल बनाते हैं, और जल का जो गुण होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तो वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बन जाता है, मिश्रण कहलाता है। वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण।
या नमक और पानी का मिश्रण। इसमें यह नहीं होता कि इनकी मात्रा जो है निश्चित होती है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले समांगी मिश्रण। तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी व जल का मिश्रण या नमक व जल का मिश्रण। अब समांगी मिश्रण को समझ लेते हैं। मान लो हमने जल में चीनी मिला के घोल सा बना लिया और उसका एक हिस्सा चेक करके देखा तो उसका वही टेस्ट होगा जो उस पूरे मिश्रण का होगा। यानी प्रत्येक संगठन का, प्रत्येक भाग का जो संगठन है वो एक समान रहता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और ऊपर क्या था, होमोजेनियस मिक्सचर। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा नहीं होता उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, समांगी मिश्रण, जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन एक समान रहता है, और यह है विषमांगी मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं रहता। जैसे चीनी व नमक का मिश्रण। चीनी और नमक को जब हम मिला देंगे तो किसी हिस्से में नमक ज्यादा आएगा, किसी हिस्से में चीनी ज्यादा आएगा। या जल व तेल का मिश्रण। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट चलते हम विलयन। विलयन यानी कि सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक समान मिला देते हैं, समांगी मिश्रण बना देते हैं, तो उसे विलयन कहते हैं। क्योंकि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग की रचना एक समान होती है। क्लियर? अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था द्रव्य यानी कि मैटर। मैटर में तीन चीजें होती थी, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। ठीक? अब ये द्रव्य जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंसेस और अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस। अशुद्ध पदार्थ को ही हम मिक्सचर का नाम देते हैं या मिश्रण कहते हैं। क्लियर होगी बात ये? भाई सबसे पहले द्रव्य, द्रव्य को दो हिस्सों में डिवाइड किया, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब ही मिश्रण होता है। फिर शुद्ध पदार्थ के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है तत्व यानी कि एलिमेंट और दूसरा हिस्सा होता है यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो क्लियर हो गए? ये शुद्ध पदार्थ के दो पार्ट हो गए, तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड। ये अब तक हम ये सब चीज पढ़ चुके हैं। अब इनमें हम तुलना करते हैं। अब आता है हमारे पास यौगिक और मिश्रण में अंतर। तो सबसे पहले हम लेते हैं यौगिक। पहला पॉइंट, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, जबकि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। दूसरे नंबर पर आते हैं यौगिक के लिए, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, और मिश्रण में ये केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तीसरा पॉइंट यौगिक में आता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव
स्थायी होता है। मतलब जब हम नया पदार्थ बना देंगे तो वो स्थायी हो जाएगा, यानी कोई नया पदार्थ जिसका अपना औचित्य है वो बन जाएगा। जबकि मिश्रण का संगठन जो है वो परिवर्तनीय होता है, यानी कि वो बदलता रहता है, चेंजेबल होता है। चौथा पॉइंट लेते हैं, यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। जबकि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जबकि यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। पांचवा पॉइंट है, यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों। पांचवा पॉइंट होता है, यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाकर जल बनाते हैं, जबकि मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों के मिश्रण होते हैं, जैसे जल और चीनी का मिश्रण। क्लियर? क्लियर है? यौगिक और मिश्रण में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम विलायक यानी कि सॉल्वेंट। तो समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन जो घुला रहता है यानी पूरे घोल को हम विलयन कहते हैं, और विलय यानी कि सॉल्यूट समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तीन चीजें पढ़ी हमने, विलय, विलायक और विलयन। सपोज आपने पानी में नमक 1 चम्मच नमक मिला दिया और नमक वाला नमकीन पानी बनाया, तो जो नमक होगा उसे हम कहेंगे विलय, क्योंकि उसकी मात्रा कम है। जो पानी है उसे कहेंगे हम विलायक यानी कि सॉल्वेंट, क्योंकि वो अधिक मात्रा में है, और जो घोल तैयार होगा उसे हम कहेंगे विलयन। समझ में आ गया? नेक्स्ट, विलयन द्रव्य की ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवयव में हो सकता है। अब चलते हैं हम विलयन के गुणों को पढ़ने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि विलयन के गुण बताइए यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, पढ़ चुके हम। दूसरे नंबर पे, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो मेन बात क्या हुई कि विलयन स्थायी होता है। आपको लिखना जो है वो केवल इतनी बात लिखनी है कि विलयन स्थायी होता है। ये बात जो ऊपर की है ये केवल आपको समझा रहा हूं मैं। आप जब भी विलयन के गुण को पढ़ना चाहेंगे, आप अपने मन में ये मान के चलना कि आपने नमक का घोल बना रखा है, और इस प्रॉपर्टी को जब आप पढ़ते चले जाएंगे आप अपना ध्यान वहां करते चले जाना। जैसे सबसे पहला पॉइंट पढ़ा हमने, विलयन एक समांगी मिश्रण है। सीधी सी बात है, आपने नमक लिया 1 चम्मच और पानी में घोल दिया, घुल गया। अब वो समांगी मिश्रण है, पूरी तरह से जो है वो घुल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं कि इसमें नमक कहां है। दूसरा पॉइंट था कि छानने की विधि द्वारा अगर हम उस पानी को छान लें तो क्या आप नमक अलग कर दोगे? नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि विलयन स्थायी होता है। तीसरा पॉइंट है, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से
नहीं देखे जा सकते, यानी उसका आकार इतना छोटा होता है कि हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। चौथा पॉइंट है, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, यानी कि अगर विलयन में से हम प्रकाश को गुजारें तो उसका मार्ग हमें नहीं दिखेगा। कारण, क्योंकि विलयन के कण जो हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण वो उनसे होकर या उनसे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाती नहीं है। तो क्लियर है, विलयन के गुण समझ में आ गया। फिर चलते हैं हम विलयन की सांद्रता। ये जो विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ये मैं आपको केवल समझा रहा हूं, ये आपको थ्योरी में याद नहीं करना है, केवल समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं, इसे केवल समझना है, थ्योरी इसकी मैं बाद में लिखवाऊंगा। विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त विलयन कहा जा सकता है। इसको समझे, बहुत अच्छी तरह समझे। इसमें तीन बातें हैं, तनु, सांद्र या संतृप्त। ठीक है, अब समझें। यदि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम नमक घोला जाए और दूसरे 100 ग्राम जल में 20 ग्राम नमक घोला जाए, पहले वाले में हमने 10 ग्राम घोला है, दूसरे वाले में हमने 20 ग्राम घोला है, तो क्या कहेंगे हम? पहला विलयन दूसरे की तुलना में तनु विलयन है, यानी उसमें विलायक की मात्रा ज्यादा है, जबकि दूसरा विलयन पहले की तुलना में सांद्र है। दूसरी तरह से समझते हैं, हमारे पास एक चाशनी है, चाशनी मतलब जैसे रसगुल्ले का रस। ठीक है, अब क्या करा हमने? 2 चम्मच चाशनी ली और उसमें पानी मिला दिया, तो जो हमारे पास पहले चाशनी थी उसे भी हम चीनी का घोल कहेंगे, और 2 चम्मच उसमें से निकालकर उसमें पानी मिलाया तो वो भी चीनी का घोल है। लेकिन पहले वाला घोल जो है वो सांद्र है और दूसरे वाला जो घोल है वो आपका तनु है, यानी कि जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि समझ लो पानी ज्यादा मिला दिया तो वो तनु कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ घोलते जाने पर जब विलयन में और विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जैसे आपने एक गिलास पानी लिया है, उसमें आपने 1 चम्मच नमक घोल दिया, घुल गया, फिर 1 चम्मच और घोला, घुल गया, फिर 1 चम्मच और घोला, घुल गया, फिर जब आप 1 चम्मच डालेंगे तो अब की बार वो घुलेगा नहीं, वो बैठ जाएगा नीचे। कारण, क्योंकि 3 चम्मच उसके लिए पर्याप्त था, वो संतृप्त विलयन बना दिया। इससे ज्यादा अगर हम और विलेय पदार्थ डालेंगे तो घुलेगा नहीं। क्लियर होगी बात? विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित ही है जिसकी उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी कि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, घुलनशीलता किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आपको यहां से लिखनी है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। और केवल संतृप्त विलयन की डेफिनेशन ऊपर तक खत्म हो जाएगी कि उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन लिखनी है आपको, ऊपर वाली नहीं। विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के किसी दिए गए विलयन की मात्रा में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा
जो विलयन के किसी दिए गए विलयन की मात्रा में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है विलयन की द्रव्यमान जो कि प्रतिशत में है बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, यानी कि विलयन का प्रतिशत में द्रव्यमान निकालने के लिए इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है तो उसे या उस पदार्थ के कण किसी माध्यम में परिक्षिप्त यानी कि वितरित यानी घूमना फिरना मिलना होते हैं तो पदार्थ की इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। दोबारा समझते हैं। जब किसी पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है तथा पदार्थ के कण किसी माध्यम में वितरित होते हैं तो पदार्थ की इस अवस्था को हम कोलाइडी अवस्था कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम क्रिस्टलाभ। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ इन पदार्थों के जलीय विलयन चर्म पत्र झिल्ली में से शीघ्रता से गमन कर सकते हैं, अर्थात झिल्ली के एक ओर से दूसरी ओर आसानी से चले जाते हैं। यानी एक चर्म पत्र लेते हैं, अगर हम उसमें से कुछ पदार्थ को घोलना चाहें यानी कि छानना चाहें, अगर वो आसानी से छन जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाभ। अगर वो छनते नहीं हैं तो उन्हें कहते हैं हम कोलॉइड। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाभ और एक होता है कोलॉइड। हम क्या करते हैं, कोई भी एक घोल लेते हैं, उसे चर्मपत्र झिल्ली में से छानते हैं। अगर वो आसानी से छन जाए, एक स्थान से दूसरी ओर चली जाए तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाभ, और अगर वो आसानी से नहीं जा सकती है तो उसे कहेंगे हम कोलॉइड। क्रिस्टलाभ का उदाहरण लेते हैं जैसे कि चीनी, नमक और यूरिया का घोल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम कोलॉइड पे। अब लेते हैं हम कोलॉइड। इन पदार्थों के जलीय विलयन जैसे कि भी मैंने बताया चर्म पत्र झिल्ली में से शीघ्रता से गमन नहीं कर सकते हैं, अर्थात झिल्ली के एक ओर से दूसरी ओर आसानी से नहीं जा सकते हैं, जैसे कि गोंद, सरेस, जिलेटिन आदि। तो क्लियर हो गया दोनों बातें। अब आगे चलते हैं। किसी विलायक में किसी दूसरे पदार्थ के कणों को वितरित करने पर हमें 3 प्रकार के तंत्र मिलते हैं। यानी कि किसी विलायक में अगर हम कोई दूसरे पदार्थ का कण डाल दें और उसे घोल दें तो उसमें 3 प्रकार के तंत्र मिलते हैं, यानी कि सिस्टम मिलते हैं, जिसे निकाय कह लो, विलयन कह लो या सिस्टम कह लो। ठीक है जी, 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, आप कमेंट में बताएं, मैं उसे क्लियर करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मुझे और इच्छा होगी आगे वीडियो बनाने की। ठीक है, तो थैंक यू।